हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिक पाथ्स। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 62 है। ये वैसे तो इसमें यूज होता है रिकर्जन, जो कि हमारा ब्रूट फोर्स होता है, और फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं डीपी, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आता है, और ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होती है इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को, और फिर हम इसका रिकर्जन देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन के लिए। और रिकर्जन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत जाना और पूछे जाने वाला टॉपिक है। और रिकर्जन को डीपी में कन्वर्ट करना एक अच्छा है और बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है और इजी वे होता है कि अगर आप रिकर्जन लिख लेते हैं ना किसी भी क्वेश्चन का, तो उसका डीपी में चेंज करना, उसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। बस मेन टफ पार्ट होता है रिकर्जन लिखना। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका हम रिकर्जन कैसे लिखते हैं और फिर उसको डीपी में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है यूनिक पाथ। इसने हमें दे रखा है कि एम हमारी 3 है, एम है हमारी रोज और एन है हमारी कॉलम। तो इसने दे रखा है मेरी 3 रो है और 2 कॉलम है, एक 2D ग्रिड है मेरे पास, और मैं 0 0 पे खड़ा हूँ। एक 0 0 पे मैं खड़ा हूँ या फिर एक रोबोट खड़ा है, और मेरे को m-1 और n-1 पे आना है। तो मेरे को बताओ कि कितने यूनिक पाथ लगेंगे मेरे को 0 0 से m-1 और n-1 तक आने के लिए। जैसे यहाँ पे m=3 और n=2 है, यहाँ पे मैं देखूं और मेरे पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं राइट मूव कर सकता हूँ, राइट, या फिर मैं डाउन मूव कर सकता हूँ। मेरे पास 2 ही मूव है, या तो मैं सीधा चल सकता हूँ या कि मैं नीचे की साइड चल सकता हूँ, या तो राइट चल सकता हूँ या डाउन चल सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आंसर कैसे आ रहा है। m=3 और n=2 गिवन है। एक मेरे पास चॉइस क्या है, या तो मैं एक मूव लूँ राइट, ठीक है, फिर उसके बाद मैं मूव लूँ डाउन, उसके बाद मूव लूँ मैं डाउन। तो एक मेरा पाथ क्या हो गया, पहले मैंने लिया राइट, फिर मैंने लिया डाउन, फिर मैंने क्या लिया डाउन। ये मेरा हो गया एक तरीका। दूसरा क्या है कि मैं यहीं पे डाउन लूँ, फिर राइट लेके फिर डाउन लूँ। पहले मैंने क्या किया, डाउन लिया, फिर मैंने राइट लिया, फिर मैंने डाउन लिया। एक और वे क्या है कि पहले मैं डाउन लूं, फिर से मैं डाउन लूं, फिर मैं राइट लूं। कि भाई मैंने डाउन लिया, फिर से डाउन गया मैं, फिर मैं राइट गया, और मैंने यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया। इसके अलावा कोई वे नहीं बनता। एक तो ये बनेगा मैंने राइट लिया, डाउन लिया, डाउन लिया, डाउन लिया, राइट लिया, डाउन लिया, डाउन लिया, डाउन लिया, राइट लिया। तो ये मेरे तीनों देखो मेरे यूनिक है, कोई मेरा आपस में सेम नहीं हो रहा। यहाँ पे राइट डाउन डाउन है, यहाँ पे डाउन राइट डाउन है, यहाँ पे डाउन डाउन राइट है। देखो कोई भी हमारे कॉम्बिनेशन आपस में ओवरलैप तो नहीं कर रहा, सेम तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारे यूनिक कितने पाथ बने, 1 2 3, तो इसका आउटपुट है 3। समझ आया। इसने कहा है कि इसने मेरे को m और n दिया हुआ है, इसने कहा है मेरे पास m×n की ग्रिड है, 2D ग्रिड है, और आप 0 0 पे स्टैंड करते हैं, आपको m-1 और n-1 पे आना है। तो आपके पास कितने यूनिक पाथ लगेंगे m-1 और n-1 तक आने के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा कि भाई मैं 0 0 पे स्टैंड कर रहा हूँ और मेरे को m-1 और n-1 पर आना है, तो मेरे को कितने यूनिक पाथ्स लगेंगे। यही हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 62 है, तो ये मेरे को बताना है। देखो इसकी एक अप्रोच है कि भाई मैं या तो मैनुअली, तो मैं यहाँ पे मेरा m3 है और यहाँ पे n2 है, पर इसमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि मेरा जो m और n है वो यहाँ पे 1 से लेके 100 हो सकते हैं। अब जब मेरा m और n स्मॉल है, तो जब तो मैं मैनुअली काउंट कर लूंगा। अब जब मेरा m हो गया 100 और n हो गया 99, तो अब मेरी 100 रोज 99 कॉलम होंगे, तो मेरा कितनी बड़ी ग्रिड बन जाएगी। तो मैं उसमें एक एक करके मैनुअली तो काउंट नहीं कर सकता। तो मेरे को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई मैं एक स्टेप जाऊं, फिर वो आगे खुद सोल्व कर ले, फिर एक स्टेप कहीं पे मैं सोल्व करूं। तो ये मेरी है बिग प्रॉब्लम। रिकर्जन क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। रिकर्जन क्या होता है, खुद को अपने आप को दोबारा से रिकर करना। सपोज करो ये मेरे पास है एक बड़ी प्रॉब्लम, ये बिग प्रॉब्लम है मेरे पास, मैं इस पे कुछ काम करूंगा, कुछ वर्क करूंगा इस पे, तो ये मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी छोटी, ये मेरी हो गई थोड़ी सी स्मॉल। फिर ये कुछ वर्क करूंगा मैं इस पे, ये फिर और छोटी हो गई, फिर इस पे वर्क करूंगा, फिर ये छोटी हो गई।
तो ऐसे ये हमारी खुद से रिकर्स होके बिग प्रॉब्लम छोटी स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। यही हमारा रिकर्जन है और मैं ही वर्क करूंगा इस पे। प्रॉब्लम अपने आप तो वही छोटी होगी नहीं ना, तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, या तो इसमें कुछ फंक्शंस लगाना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, जिससे ये फंक्शन मेरी बड़ी प्रॉब्लम है वो छोटी हो जाए, फिर और वो छोटी हो जाए, फिर वो छोटी हो जाए। तो मैं छोटी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, उसके बाद उससे बड़ी कर लूंगा, उससे बाद उसकी बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी प्रॉब्लम। तो ऐसे में करके पूरा रिकर्जन सोल्व करके मेरी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा रिकर्जन समझ आया होगा और आपको फंक्शंस की नॉलेज होगी। तो यही होता है कि रिकर्जन क्या होता है, फंक्शन को अपने आप को रिकर करना, रीअकर करना, ये रिकर्जन होता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या सोचा कि भाई मैं अब यहाँ पे 0 0 पे खड़ा हूँ और मेरे को यहाँ पे आना है, नीचे आना है n-1 और n-1 पे। ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मेरा एक यहाँ पे i आया और एक j आया और 2D मैट्रिक्स तो है ही मेरी, और m और n आए। ये मेरा फंक्शन है। मैं यहाँ पे फंक्शन पे रिकर्जन कैसे लिखते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया कि अभी मैं यहाँ पे 0 0 पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो मैं एक स्टेप तो इधर ले सकता हूँ, एक स्टेप नीचे ले सकता हूँ। अब मैं सेम करूं, अगर मैं m-1 और n-1 पे स्टैंड करा, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूं तो मेरा गोल क्या होगा, 0 0 पे पहुंचना। पर यहाँ पे मैं राइट और डाउन जा रहा था, यहाँ पे मैं अप और लेफ्ट हो जाऊंगा, बस इतना ही चेंज होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा m क्या है, i क्या है -1 और j क्या है n-1, जो कि मैंने मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। रिकर्जन लिखने के मेन स्टेप्स है कि भाई सब चीज को आपको इंडेक्स में करके, इंडेक्सिंग में मैंने लिख के यहाँ पे खुद एक फंक्शन लगाना है, जिससे कि वो फॉर्मूला अपना आप ही ऑटोमेट रीअकर करने लगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस फंक्शन में मैंने क्या किया कि भाई मैं एक स्टेप ऊपर जा सकता हूँ और एक स्टेप में यहाँ पे मैंने पहले मैं यहाँ पे 0 0 पे खड़ा था, इसको मैंने चेंज किया कि भाई मैं m-1 और n-1 पे खड़ा हूँ, मेरा गोल है 0 0 पे पहुंचना। ठीक है, मैं स्टेप क्या लिख सकता हूँ, पहले जो क्वेश्चन में जो गिवन है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। सिंपल रिकर्जन है, कोई ज्यादा नहीं है, आपको आराम से सोचना है और लिखना है, देखना है और समझना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाया अप, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, एक स्टेप ऊपर जा सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, फंक्शन में i हमारा क्या रहेगा, -1 हो जाएगा, j हमारा सेम रहेगा, m और n। भाई मैं ऊपर जाने के लिए एक वो लिख लिया ना, वेरिएबल बना लिया कि भाई मैं ऊपर गया। अब मैंने लिख लिया लेफ्ट के लिए, लेफ्ट के लिए मेरा क्या हो जाएगा, i सेम, j-1, m और n। अब एक बात देखो, मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया। मैंने कहा कि भाई मैं 0 0 पे अभी नहीं रुकता, आप मेरे को बता दो कि मैं यहाँ पे जाने के कितने स्टेप्स है मेरे पास। ये है मेरा 1 1 और मैं यहाँ पे जाने के ये है 2 0। मैंने कहा 0 0 को छोड़ो अभी मेरे को बताओ 1 1 पे जाने के कितने स्टेप्स हैं और 2 0 पे जाने के कितने स्टेप्स हैं। अगर मैं इन दोनों को काउंट कर लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को काउंट कर लेता हूं तो यहाँ पे नीचे आने में दोनों का सम कर लूंगा मैं। कैसे, देखो अगर मैं 0 0 से 1 1 पे आया तो एक यहाँ से आ सकता हूँ, एक यहाँ से आ सकता हूँ, तो 2 हो गए 1 1 पे आने के। अब 2 0 पे आने के कितना होगा, यहाँ से डायरेक्ट आने के, तो यहाँ पे जाने के 2, यहाँ पे जाने के 1, तो यहाँ पे आने के कितने हो गए, 2 + 1 3। तो यही तो मेरा आंसर था। मैंने रिकर्जन को छोटी प्रॉब्लम में, इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। मैंने कहा कि भाई मेरे को 2 ही तो स्टेप चलने थे, या तो मेरे को ऊपर चलना था या लेफ्ट चलना था, जो मैंने अभी चेंज किया था। आपको देखना, तो अगर आपको ये नहीं पता कि मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, मैंने आपको बताया है उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक छोटी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया कि भाई मेरे से जो ऊपर वाला सेल है वो बता दे कि वहां पे पहुंचने के यूनिक तरीके कितने हैं, उसमें मैं प्लस कर लूंगा अपने, तो वो दोनों को प्लस करके मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये भी कहेगा कि भाई मेरे से ऊपर आने के स्टेप्स बता दे और मेरे से लेफ्ट जाने के स्टेप्स बता दे। तो ऐसे ही छोटी बड़ी प्रॉब्लम थी, देखो मैंने इसको छोटे में कन्वर्ट किया, इसमें कर दिया, इसमें, फिर इसके लिए इसमें,
इसके लिए ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, इसके लिए ऊपर वाला हो जाएगा। तो यही है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में सोल्व करना। तो रिटर्न में क्या करा दूंगा, यहाँ से अप प्लस लेफ्ट, क्योंकि मेरे को सारे काउंट करने हैं यूनिक वेज। अब यहाँ पे ये तो मेरा रिकर्जन बन गया। अब रिकर्जन की दो मेन चीज होती है, एक तो आप रिकर्जन लिखते हैं, दूसरा आप लिखते हैं बेस केस। बेस केस क्या होता है, अगर आप बेस केस नहीं लिखेंगे तो ये तो आपका रिकर्जन इन्फिनिट टाइम्स लूप रन कर जाएगा ना, बार बार फंक्शन को कॉल करते रहेगा। तो बेस केस की जहां पे आपका फंक्शन स्टॉप हो जाए वो आपको लिखना है। देखो पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये मेरा ऊपर जाके फिर से ऊपर जाके ऊपर यहाँ पे आउट ऑफ ग्रिड चला गया, मतलब ये मेरा आई लेस देन 0 हो गया, तो भाई कोई मेरा तो इस यहाँ पे वे मिलेगा ही नहीं ना, यहाँ पे 0 0 पे पहुंचने के लिए अगर ये मेरा आउट ऑफ इंडेक्स चला गया। तो इफ आई लेस देन 0 रिटर्न 0। अगर मेरा आई 0 से छोटा हो गया तो भाई कोई वे तो मेरा होगा ही नहीं यहाँ पे पहुंचने का, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कुछ भी रिटर्न मत करो। इफ जे क्या हो सकता है, लेफ्ट आऊं, फिर लेफ्ट आऊं मैं, अगर मेरा लेफ्ट जे भी लेस देन 0 हो गया, यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक है। अब एक केस क्या बचा कि मैं अगर 0 0 पे पहुंच गया तो एक यूनिक वेज हो जाएगा ना भाई यहाँ पे मेरा, तो एक और क्या चीज यहाँ पे लग जाएगी, इफ आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न 1। बस सिंपल सा इतना कोड है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। हर एक सेल के लिए दो वे हैं, क्या बोलते हैं, या तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ या मैं अप जा सकता हूँ। तो ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 2 की पावर m इंटू m प्लस n, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m प्लस n, क्योंकि हमारा रिकर्जन तो स्टैक यूज करता है ना कॉल लगाने के लिए, तो इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी m प्लस n हो जाएगी यहाँ पे। मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे अभी ये इस कोड को ड्राई रन करके दिखाता हूँ इस एज केस के लिए, इस टेस्ट केस के लिए। ये है मेरा अब मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ 2 1 पे। ठीक है। फंक्शन के अंदर मेरा आया आई क्या है मेरा 2, जे क्या है मेरा 1, m कितना था 3 और n था मेरा 2। ठीक है। अब आया i लेस देन 0 है, ये i है मेरा, ये j है, नहीं भाई लेस, ये भी नहीं है j भी नहीं है, इक्वल टू 0 0 है, नहीं है। तो अब की कॉल लगेगी, इसके लिए अब की कॉल क्या लगी, i माइनस 1 j, तो फंक्शन की कॉल क्या लगी, i माइनस 1 1 j सेम, तो 1 1 की कॉल लगी। इसके लिए फिर इसके लिए दोबारा से रिकर्जन पे आए, मैं दोबारा इसके लिए अप जो मैंने कॉल लगाई है फंक्शन की दोबारा से कॉल लगी, i मेरा है 1 j है मेरा 1, तो कोई भी 0 नहीं है, लेस देन 0 नहीं है कोई भी, ये तो दोनों कंडीशन नहीं चलेगी फिर इफ वाली, i 0 j 0 है, नहीं है। फिर इसके लिए भी अप कॉल लगी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे लग रही है कॉल, ये भी अप कॉल लगी, फिर इसके लिए भी 1 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे मेरा फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, i माइनस 1 तो 0, j क्या है सेम 1, तो फिर से हमारी दो, मैं यहाँ से एक स्टेप, यहाँ पे था मैं 2 1 पे, फंक्शन की कॉल लगी अब, तो मैं यहाँ पे आया, फिर मेरी फंक्शन की अब कॉल लगी, मैं यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब देखो फंक्शन की कॉल लगी, यहाँ पे आया i लेस देन 0 है, नहीं, j लेस देन 0 है, नहीं, क्योंकि 0 है या 1 है, i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरी फिर से अब की कॉल लगी, अब की कॉल लगने के बाद मेरा फंक्शन में क्या आएगा, i माइनस 1 और j, i माइनस 1 क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे j क्या है सेम। अब फिर से फंक्शन की कॉल लगेगी, i मेरा देखो यहाँ पे लेस देन 0 है, तो यहाँ से रिटर्न क्या करा दूं 0, तो ये फंक्शन की कॉल मेरी यहीं से रिटर्न 0 कर जाएगी, यहाँ से मेरा 0 आया, देखो। ठीक है। यहाँ पे मेरी अब की कॉल लगी थी, ये i मेरा -1 आया, तो -1 आया, मैंने यहाँ पे देखा i लेस देन 0 है तो रिटर्न 0, तो ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न 0 हो गया। अब इसके लिए लेफ्ट की कॉल, क्योंकि अब की कॉल लगी थी ना यहाँ से, अब इसके लिए लगेगी मेरी लेफ्ट की कॉल। लेफ्ट की कॉल क्या लगेगी, i मेरा सेम, तो फंक्शन 0 और j क्या हो जाएगा -1, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा ये 0। तो अब मैं यहाँ पे इसके बजाय अब की कॉल लगी थी वहां से, तो मेरा 0 आगे कोई बेस मेरा बना नहीं। अब इसके लिए मेरी लेफ्ट की कॉल लगी,
तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब ये मेरी कॉल आई फंक्शन की, जो मैंने ये अब की बात लगाई थी, ये लेफ्ट कॉल इसकी, तो आई लेस देन जीरो है नहीं है, जे लेस देन जीरो है नहीं है। अब यहाँ पे मेरा आई जीरो है, जे जीरो है, तो रिटर्न वन कर दो, क्योंकि मेरा एक वेज मिल गया, तो यहाँ से मेरा रिटर्न हो गया वन। देखो ये वाली कंडीशन मेरी मेट करी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन मिली। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न वन करा दिया। अब यहाँ पे ये अप की भी लग गई, इस फंक्शन के लिए अप की भी कॉल लग गई, लेफ्ट की भी लग गई, तो ये रिटर्न क्या करेगा, अप प्लस लेफ्ट, अप की कॉल प्लस लेफ्ट की कॉल। अप की कॉल क्या कह रही है, मेरा रिटर्न जीरो है, यहाँ पे वन है, तो ये क्या रिटर्न करा देगा यहाँ से वन। अब इस वन वन के लिए लेफ्ट की कॉल लगेगी, ये अप की लगी थी ना, ये अब इस लेफ्ट की कॉल लगेगी, लेफ्ट की कॉल लगेगी, क्या होगा लेफ्ट के लिए, आई सेम वन, जे माइनस वन, जे वन था, यहाँ पे आया जीरो। अब मैं यहाँ पे खड़ा था ना वन वन पे, तो इसके लिए लेफ्ट की कॉल लगी, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यही तो है मेरा वन जीरो। अब इस वन जीरो के लिए फिर से लेफ्ट की कॉल लगेगी, अप की लगेगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन जीरो जीरो। अब जीरो जीरो कंडीशन मेट हो जाएगी, यहाँ से वन आ जाएगा। इसके लिए राइट की भी लेफ्ट की भी कॉल लगेगी, लेफ्ट की लगेगी तो क्या हो जाएगा, फंक्शन, यहाँ से लेफ्ट जाएगा वन और माइनस वन, तो यहाँ से आएगा जीरो, यहाँ से आया वन, यहाँ से आया जीरो, तो ये क्या फंक्शन रिटर्न करेगा, वन। देखो एक वे तो मेरा ये आया, दूसरा वे ये आया, तो वन वन, यहाँ से क्या आया, टू। अब इसके लिए अप की कॉल लगाई थी, इसके लिए ऐसे ही हम सेम लेफ्ट की कॉल लगाएंगे। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, जैसे मैंने ये रिकर्जन ट्री बनाया लेफ्ट के लिए, अप की कॉल के लिए, क्योंकि मैंने अप की कॉल लगाई। आप यहाँ पे लेफ्ट की कॉल लगाना, वहां से वन आएगा, ये टोटल रिटर्न हो जाएगा टू प्लस वन, ये थ्री आंसर आउटपुट जो हमारा ये रिटर्न हो जाएगा। ये लेफ्ट का रिकर्जन ट्री आपको खुद बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। जब भी आपको सीखने को मिलेगा कि भाई आपने क्या सीखा है, इस पे कि फंक्शन की कॉल रिटर्न कैसे हो रही है, कैसे कंडीशन लिखी थी, कैसे कंडीशन हमारी रिटर्न हो रही है, तो आपको समझ में आएगा। अब इसको डीपी जिसको आती होगी वो डीपी में कन्वर्ट इजीली कर लेगा। क्या करना होता है, डीपी कुछ नहीं होती, ज्यादा हार्ड नहीं होती, इजी होती है, बस थोड़ा सा देखना होता है कि क्या होता है वहां पे। मेरे को यहाँ पे स्टोर कराने हैं ना नंबर ऑफ वेज, मैं यहाँ पे 1D डीपी पास करा लूंगा और यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई इफ मेरी डीपी ऑफ आई जे 1D नहीं, मेरे तो 2 है ना, यहाँ पे आई और जे दो इंडेक्स हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल डीपी लगेगी, 2D डीपी लगेगी। और यहाँ पे मैं देख लूंगा आई और जे -1 के इक्वल नहीं है, तो वो रिटर्न करा दो, सेम चीज। और यहाँ पे ये लास्ट में ये यहाँ पे डीपी ऑफ आई और जे पे ये स्टोर करा दो। डीपी का मतलब क्या होता है कि देखो हमारे ना क्वेश्चन सोल्व करते करते सब ओवरलैपिंग इंटरवल्स होती हैं। मतलब भाई रिकर्जन में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने 1-0 की प्रॉब्लम सोल्व करी थी। अब आप लेफ्ट वाले को सोल्व करोगे ना तो 1-0 की प्रॉब्लम दोबारा से आएगी, तो फिर आपको दोबारा से ये ट्री पूरा बनाना पड़ेगा। ये तो अभी हमारे वेरिएबल्स M3 और N2 है, तो छोटा ट्री बना है। अगर वो बड़ा होगा तो कितने बड़े ट्रीज बनेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो दोबारा से आएंगी। जैसे 1-0 आई दोबारा से, अब आप लेफ्ट ट्री बनाओगे तो उसमें भी फंक्शन 1-0 की दोबारा कॉल लगेगी, तो वही हमारी सब ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। हम इसको सब ओवरलैपिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसी का आंसर पहले ही एक एरे में स्टोर करा लेते हैं और उसी को हम डीपी कहते हैं। कि भाई जब सब ओवरलैपिंग की हमारी मल्टीपल कॉल्स ना लगे, उसको हम पहले से ही स्टोर करा ले किसी चीज में, तो उसी को हम डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब मैं एक बार डीपी का कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखो हमारा फंक्शन था ये, जो कि मैंने मेन फंक्शन से कॉल किया था। यहाँ पे आई आया था और जे आया था, और मेरा m रोज थी, n कॉलम्स थी, और यहाँ पे मैं 2D डीपी ले रहा हूँ। क्योंकि 2D डीपी क्यों ली, क्योंकि हमारे दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमारी 2D डीपी यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले तो वही कंडीशन, इफ i लेस देन 0 रिटर्न 0, इफ j लेस देन 0 रिटर्न 0। अब अगर मेरा i और j 0-0 पे आ गया, i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0, तो मेरा एक यूनिक पाथवे बन जाएगा, तो रिटर्न करा दिया मेरा 1। अब यहाँ पे मैंने देख लिया कि इफ dp ऑफ i और j
इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब अगर मैंने पहली कॉल यहाँ पे लगाई थी तो यहीं पे मैं डीपी के अंदर स्टोर करा दूंगा एरे, मतलब किसी भी आप एरे भी लिख सकते हो, उसका नाम डीपी भी लिख सकते हो, बस ये नेमिंग कन्वेंशन है उस चीज के लिए। यहीं पे मैंने स्टोर करा दिया। अगर मेरे पास स्टोर हुआ है आंसर तो वहीं से स्टोर कर दो, मेरे को दोबारा से कॉल मत लगाओ उस फंक्शन के लिए। अब सेम वही हो जाएगा मेरी, क्या एक तो मैं अप की कॉल लगा रहा था, एक मैं लेफ्ट की कॉल लगा रहा था। अप की कॉल क्या लगा रहा था मैं, ये हो गई मेरी i-1 j m n और यहाँ पे dp और पास हो जाएगा फंक्शन। ये मेरी हो गई i j-1 m n, सेम फंक्शन dp की कॉल पास हो जाएगी। और यहाँ पे मैं रिटर्न कराते हुए dp के उसमें स्टोर और करा दूंगा वो चीज कि भाई मेरा अगर dp-1 है, मतलब पहले से मैंने उसमें स्टोर नहीं कर रखा तो उसमें स्टोर कर दो। क्या स्टोर कर दो, अप प्लस लेफ्ट। तो इसमें क्या अब मेरा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, अब मेरे को इस फंक्शन की कॉल जब दोबारा लग रही थी यहाँ पे, अब इसमें डीपी में मैंने स्टोर करा दिया, दोबारा नहीं लगेगी, तो वो कितनी कॉल लगेगी, m/n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ m/n तो लगेगी, जो ये स्टैक बन रहा है, रिकर्जन स्टैक बन रहा है। दूसरा अब मैं 2 डीपी यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ m/n की, ये m+n है, m+n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ m/n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ m+n। ये देखो हमने एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, अब हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने आपको मेमोराइजेशन का कोड लगाया है, जैसे डीपी में भी 2 होती हैं, एक होता है मेरा मेमोराइजेशन जो कि फंक्शन कॉल होता है, एक होता है मेरा टेबुलेशन जो कि मेरी टेबल बन के बनता है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, ये 2 लूप लगा के एक ही फंक्शन में काम हो जाता है और टेबल बन जाती है। उसमें क्या होता है, जो मेरा रिकर्जन स्टैक का जो स्पेस है ये नेग्लिफाई हो जाता है, तो मेरा बस ऑर्डर ऑफ m/n ही लगता है। तो ये हमारा था ऑप्टिमाइज अप्रोच, ये यूनिक पाथ का। तो मैंने ब्रूट फोर्स से आपको समझाया और रिकर्जन आपको समझाया कि कैसे मैं रिकर्जन बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करता है, रिकर्जन कैसे लिखा, किस स्टेप से मेरे को कहाँ पे जाना है, वो छोटी प्रॉब्लम कैसे बनी। और फिर उसके बाद मैंने आपको डीपी वाला कोड ही बताया कि मैं उसमें 2-3 लाइन ही होती है बस डीपी में ऐड करने की। एक तो यहाँ पे डीपी पास करानी होती है और देखना होता है कि भाई पहले से मेरा तो उसमें स्टोर नहीं है आंसर, तो अगर स्टोर नहीं है तो स्टोर कर दो, अगर स्टोर है पहले से -1 तक, मतलब यही चेक किया कि स्टोर है मेरे साथ, तो मेरे से पहले से रिटर्न कर दो, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्वाड्रेटिक में वो चेंज हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, तो थैंक यू फॉर दिस।